तो अब आपसे ये कहेंगे दादा किशन की जय। दादा किशन की जय सर। मन तो करता था कि ये करना है, बचपन में देख करना कि यही करना है तो लाइफ में। रियल लाइफ में नहीं जा पाया आर्मी में, तो एक लाइफ जीने का मौका मिल गया। तो मुझे अंदाज़ा था, इन डेप्थ कुछ नहीं पता था मुझे कि एक्चुअल में क्या हुआ था, सिनेरियो क्या था हमारे देश में, लद्दाख में क्या रिलेशन चल रहे थे हमारे। इन डेप्थ नॉलेज नहीं थी बिल्कुल। बीच में ऑडिशन जब बढ़ने शुरू हुए तो कुल का ऑडिशन आया मेरे पास, तरुण कास्टिंग डायरेक्टर का, कि उसने बोला भाई ऐसे ऐसे आप करोगे। मैं भाई भाग के करूँगा। तो एक सेंस ऑफ वैलिडेशन तो होती है उसमें कि कुछ तो शायद 1-1.5 साल में सही किया होगा कि ये मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की कहानियाँ रेगुलरली बनते रहनी चाहिए। बिल्कुल। मैंने नरसिम्हा देखी, जो एनिमेटेड फिल्म है, मैंने खाली कुछ चैप्टर्स पढ़े हुए थे बुक्स में उस कहानी के। फिल्म देखकर मुझे लगा क्या कहानी है, क्या कमाल की, क्या था ये। बहुत कुछ बनना होता है बचपन में तो, कि जो देख लो वही बनना होता है, कि जो फैसिनेटिंग लगे वही बनना है। एमआईटी में फॉर्म भर दिया मैंने कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए, तो सब दोस्त भी बड़े खुश थे कि प्लेसमेंट सेंटर में एक लड़का कम हो गया। तो बोला पुणे में जॉब लग गई है और मैं जा रहा हूँ। अच्छा, झूठ बोल दिया? झूठ बोल दिया मैंने, क्योंकि उम्मीद नहीं थी मानेंगे किसी भी तरीके से। बहुत पैसा लगता है पढ़ाई में और खुद को भी गिल्ट होता है कि यार एमबीए में अच्छी खासी फीस होती है, अब जॉब करके वापस कमाने का टाइम है। अब मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे 5 साल पहले करना चाहिए था। तब मेरा रिबेल और बढ़ गया था अंदर से, यहाँ तो नहीं रहूँगा, मतलब ये दुनिया जीनी नहीं है मुझे। हमें लगता है कि हम एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाएंगे उनकी, कि उनका सपना है मैं कुछ और बनूं और मैं कुछ और बनना चाहता हूँ, तो शायद बुरा मान जाएंगे। और घर वालों के दिल तोड़ने से बड़ा क्राइम कुछ लगता नहीं है। जैसे रिश्तेदार आते थे, सब आते थे, तो तरस की नज़र से देखते थे बहुत ज़्यादा। बेचारा बर्बाद होने चला गया वहाँ पर और बर्बाद होके आ गया, अब ये क्या करेगा। बहुत अपने आप को लेकर बहुत गंदा फील होता था और मैं प्रिपेयर्ड नहीं था उसके लिए, ना ही डिजर्विंग था उस वक्त, ना ही स्किल सेट थे मेरे पास वैसे। अब टाइम आ गया, थोड़ा पैसे वैसे इकट्ठे हो गए हैं, थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई है, अब ट्रांजिशन लेता हूँ। पता गलत तो नहीं कर रहा हूँ, वापस से कहीं जो कुछ किया धरा है सब वापस ना पहुँच जाए जीरो पे। सच बोल कौन रहा है, तो दिमाग बहुत कंफ्यूज स्टेट में रहता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं किस तरफ जा रहा हूँ लाइफ में। क्या ये सही है, क्या ये मैं इंसान यही हूँ, क्या मैं एक्टर ऐसा ही हूँ, क्या मेरे डिसीजन सही हैं, क्या मेरी जर्नी सही है, क्या सब कुछ छोड़ दूँ। और कुछ अलग हो रहा था, मतलब पूरी लाइफ दिमाग में घूम रही थी। ये फिल्म है, ये एक फिल्म है जो रिलीज़ होने वाली है पूरी दुनिया में, और एक बहुत बड़ी कहानी है। तो 7-8 साल पहले मैं रिवेंज मोड पे था। मेरा सोल मोटिव होता था कि वहाँ बदला लेना है मुझे। तो जो झेला है ना इतने साल जब तक काम नहीं था, तो वो बदला लेने का मेरा मोटिव होता था कि मैं देखना चाहता हूँ वो कैसा फील कर रहे हैं। तो अब आपसे ये कहेंगे दादा किशन की जय। दादा किशन की जय सर। तो मैंने फिल्म देखी एंड आपका कैरेक्टर मुझे बढ़िया लगा, स्पेशली क्योंकि ये तो अब सबको पता है कि जो 120 बहादुर थे वो शहीद हो गए थे। तो आपका जो शहीद होने वाला सीन है, दैट इज वेरी इम्पैक्टफुल एंड वन ऑफ द बेस्ट सीन्स इन द फिल्म। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि हम बचपन से जब वॉर फिल्म्स देखते हैं, सनी पाजी को जब हम देखा करते हैं, सुनील शेट्टी को, बॉर्डर, ठीक है, तो वो कहीं ना रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्में हैं। हाँ जी। तो व्हेन यू प्लेड दिस कैरेक्टर, क्या इमोशंस क्या थे उस टाइम पे? जब तक मेरा वो सीन जिसकी आप बात कर रहे हैं, जब तक वो शूट हुआ, हम लोग ऑलरेडी 20-25 दिन शूट कर चुके थे। तो तब तक रम गए थे अपने अपने कैरेक्टर में कि हम कौन हैं, क्या है। दोस्ती बन चुकी थी अच्छे वाली, सबकी बॉन्डिंग हो चुकी थी। तो एक्शन सीक्वेंसेस उसके बाद हैं सारे। तो मेरा एज सच एक्शन का तो कुछ था नहीं कि मुझे तैयारी पूरी हुई, सबकी बराबरी, एकदम आर्मी ट्रेनिंग सबकी हुई थी बराबरी पे, पर क्योंकि मुझे वैसा एक्शन करने को नहीं मिला, तो मेरा पूरा ध्यान वहीं पर था कि सबसे पहले मैं जाऊंगा, ये मुझे ऑलरेडी पता ही था। और जब वो सीन शूट हुआ और ख़त्म हुआ, तो पहला कोई इंसान सैक्रिफाइस हुआ था हमारी फिल्म में, कोई कैरेक्टर सैक्रिफाइस हुआ था, तो सभी के लिए वो बहुत नई फीलिंग थी। बिल्कुल। उससे पहले बहुत लाइट नोट पे सीन्स थे सबके सब, और अच्छा चल रहा था कि लद्दाख में है, शूट कर रहे हैं और आर्मी की स्टोरी है, असली फौजी हमारे साथ शूट कर रहे थे वहाँ पर, तो उनकी कहानियाँ सुनने को मिलती थी। ये जो, और नाइट शूट था मेरा पूरा, तो ये 4 रातें जो निकली, और पहाड़ के ऊपर रात को 0 डिग्री -1 डिग्री में शूट हो रहा था, तो इमोशंस बहुत हाई सबके हो गए थे उस एक पर्टिकुलर 4-5 सीक्वेंस में, क्योंकि पहली बार हम ट्रेजेडी देख रहे थे शूट करते हुए। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत रहा डेफिनेटली मेरे ऊपर। मेरा जो साथी है नन्हा, जिसके साथ वो सीन हुआ, उसके ऊपर चॉकलेट वाला जो पूरा सीक्वेंस है। हाँ जी, हाँ जी। डायरेक्टर सर और पूरा यूनिट शांत हो गया था वो सीक्वेंस खत्म होने के बाद, कि कुछ शिफ्ट आया है, कुछ चेंज हुआ है फिल्म में। अभी तक हम जो कर रहे थे वो एक फिल्म चल रही थी और हमें पता है कि ये ग्राफ किस तरफ जा रहा है, पर जब वो एक्चुअल में हो गया तो बहुत कुछ मूव हुआ फिल्म के अंदर। और मुझे
जैसे आपने बोला कि जो फिल्में देखी हैं, जो देखकर बड़े हुए हैं, बॉर्डर, लक्ष्य और जो भी फिल्में हमने देखी हैं, मन तो करता था कि ये करना है, बचपन में देख करना कि यही करना है अब तो लाइफ में। रियल लाइफ में नहीं जा पाया आर्मी में, तो एक लाइफ जीने का मौका मिल गया रामलाल यादव की, जो भी मेरा कैरेक्टर का नाम है, कि उनका वहाँ पहुँचने से लेकर उनके जाने तक का एक सफ़र वो जीने को मिला मुझे। तो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, अच्छा खासा होता है, और मुझे काफ़ी वक्त लगा था उससे बाहर आने में। लद्दाख से वापस आके 2 हफ्ते घर के अंदर ही था ऑलमोस्ट। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टोरी है रेजंगला की जो वॉर है, मेजर शैतान सिंह भाटी। आपको इनके बारे में पहले से पता था या जब फिल्म की तो ही पता चला? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें शायद इस वॉर के बारे में और इस वॉर के जो 120 हीरोज हैं उनके बारे में नहीं पता होगा। और इस तरह की फिल्में इसलिए भी बननी चाहिए कि इस तरह की कहानियां सामने आए। जी। आपको पता था या फिर बाद में? मैंने सुना था, मुझे पता नहीं था। मैंने खाली नाम सुना था, बैटल ऑफ रेजांगला के बारे में पता था। मैं क्योंकि इससे पहले लद्दाख जा चुका हूँ, पूरा मैंने घूमा हुआ है, तो अहीर धाम वगैरह सब मैंने विजिट किए हुए थे, तो मुझे अंदाज़ा था। इन डेप्थ कुछ नहीं पता था मुझे कि एक्चुअल में क्या हुआ था, सिनेरियो क्या था हमारे देश में, लद्दाख में क्या रिलेशन चल रहे थे हमारे। इन डेप्थ नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी। ऑब्वियसली फिर जब फिल्म मिली उसके बाद पढ़ा उसके बारे में, जगह जगह वीडियोस देखी, एक बुक पढ़ी, आर्टिकल्स पढ़े, तब रियलाइज़ हुआ कि कितनी बड़ी चीज़ थी और कितनी इंपॉर्टेंट कहानी है, और एक तरीके से बाहर आनी बहुत ज़रूरी है, एक ऑनेस्टी के साथ बाहर आनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एट माई एज अगर मुझे नहीं पता है तो जो और 20-15 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, उनको तो अंदाज़ा होना मुश्किल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की कहानियाँ रेगुलरली बनते रहनी चाहिए। बिल्कुल। हर एक फेज़ आना चाहिए ऐसा कि जब, क्योंकि हो सकता है 20-30 साल पहले ये मॉडर्न हिस्ट्री हो, पर जैसे टाइम बीत रहा है ये हिस्ट्री पुरानी होती जा रही है। और इसको डिफाइन करते रहना, रीडिफाइन करते रहना बहुत ज़रूरी है कि अपनी जड़ों से हम सभी जुड़े रहें, कि इतना आसानी से नहीं बनाए ये जो भी जहाँ पर हम जी रहे हैं आज। वही, क्योंकि अब बहुत सारी ऐसी कहानियां हमको देखने को मिलती हैं जो हमने नहीं पढ़ी थी, हमें किताबों में नहीं पढ़ाई गई थी, ठीक है, या फिर हमने कहीं नहीं सुनी थी जी। तो अब जब वो फिल्मों के जरिए आती हैं तो मुझे लगता है कम से कम कुछ लोगों तक तो पहुंचती हैं जो फिल्में नहीं भी देखते हैं। मान लीजिए ट्रेलर देखेगा, किसी का इंटरव्यू सुनेगा किसी एक्टर का, जैसे मान लीजिए इसी इंटरव्यू को जितने लोग देखेंगे तो वो फिल्म देखने का फैसला तो खैर बाद में करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट उन्हें ये कहानी पता चले। तो उस लिहाज से इस तरह की फिल्में मुझे लगता है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने नरसिम्हा देखी जो एनिमेटेड फिल्म है, मैंने खाली कुछ चैप्टर्स पढ़े हुए थे बुक्स में, उस कहानी के फिल्म देखकर मुझे कहा क्या कहानी है, क्या कमाल की, क्या था ये। तो मेरे लिए भी वो इन्फॉर्मेटिव हो गया। अब मैं अपनी तरफ से एफर्ट कभी नहीं लगाता डिटेल में पढ़ूं, पर वो 2.5-3 घंटे में अगर आप वो कहानी दे दो ना किसी इंसान को, तो वो आप जिंदगी भर, मुझे पता है कोई मुझसे पूछेगा कि क्या था तो मैं बता सकता हूँ। तो अगर जैसे 120 बहादुर में कोई फिल्म देखेगा तो एटलीस्ट उनको पता होगा कि हुआ क्या था, जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब आपकी कहानी की अगर बात करें, क्योंकि 120 बहादुरों की कहानी तो थिएटर में जाके आई थिंक दर्शकों को देखनी चाहिए, बिल्कुल, बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट फिल्म। क्योंकि ये कहानी पहुंचनी चाहिए कि कहाँ 3000 चीनियों से हमारे 120 जवान भिड़ गए थे और उन लोगों को भी भरोसा नहीं हुआ था कि 120 लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो इस कहानी को थिएटर में जरूर देखिएगा, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह की कहानियां बनेंगी तब जब उन्हें देखा जाएगा। अब आपकी कहानी की अगर बात करें तो मेरठ का लड़का कब सोचा था कि एक्टिंग में आना है, या फिर बचपन में क्या था, क्या बनना है? सर बहुत कुछ बनना होता है बचपन में तो, कि जो देख लो वही बनना होता है, कि जो फैसिनेटिंग लगे वही बनना है। पर क्योंकि कैंट में पैदा हुआ था और पापा की, दादाजी की गवर्नमेंट जॉब थी कैंट बोर्ड में, और खेती वाला बैकग्राउंड, तो फौज नंबर 1 पे ही होता है कि आर्मी में जाना है। उसकी मेंटली एक तैयारी तो थी कि जाना ही है आर्मी में, साइड में पता होता है आपको। पर जैसे जैसे बड़ा हुआ समझ में आया कि भाई मैथ्स, फिजिक्स ये सब मेरे बस की बात नहीं है, तो एनडीए तो क्लियर नहीं कर पाऊंगा मैं। होते होते आवारागर्दी शुरू हो गई थी स्कूल में, तो जब और स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था, तो होता है ना कि वो जो लड़के होते हैं जो क्लास में घुसते ही नहीं है, ग्राउंड में रहते हैं, पसीने में लथपथ रहते हैं, हर वक्त स्टेज पे जाते रहते हैं, पनिशमेंट मिलती रहती है, तो अलग अलग सा फील होने की आदत पर बन गई थी कि क्लास में अंदर बैठने का मन नहीं करता था, कि या तो खेल ही रहा हूँ या फिर स्टेज पे कुछ कर रहा हूँ, या सॉरी बोल रहा हूँ, अपॉलॉजीज पढ़ रहा हूँ किसी ना किसी चीज़ के लिए। तो होते होते फिर वो अपने सेल्फ इंडल्जेंस शुरू हो गई थी।
अगर अब मैं रेट्रोस्पेक्ट में जाऊं, सोचूं उस बारे में कि क्यों मुझे इतना मन किया होगा स्पेशल फील करने का, तो होते होते फिर वो लोग आपको स्पेशल फील कराना शुरू कर देते हैं, आपको बोलना शुरू कर देते हैं कि यार तू तो बहुत बढ़िया करता है, तू तो बहुत अच्छा करता है। तो वहाँ से शायद वो अंदर आना शुरू हुआ कि मैं करता हूँ क्या, कर सकता हूँ क्या। होते होते फिर थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया। अंदाज़ा कुछ नहीं था, कोई रास्ता नहीं पता था कि कैसे जाना होता है, एक्टिंग होती क्या है। फिल्में बहुत देखता था, टीवी छुप छुप के देखता था, पोस्टर्स पढ़ता था रास्ते में, मम्मी एफएम चलाती थी तो दिन भर गाने सुनता रहता था। तो इंक्लिनेशन था, पर एक्सप्लोर वो हुआ 9th-10th क्लास में, जब उस एज में आपको समझ में आता है कि यार मन तो है शायद मेरा, पर एक्सेप्ट नहीं कर पाता। फिर दिल्ली जाने के बाद डीयू से पढ़ाई की, वहाँ पे थोड़ा एक्सपोजर मिला, दुनियादारी देखी। डीयू में कहाँ से पढ़े आप? मैं सीवीएस में था, वोकेशनल स्टडीज़। तो वहाँ साउथ दिल्ली में रहना, लाजपत नगर में, दुनिया भर के लोग वहाँ रहते हैं, तो एक अलग एक्सपोजर मिलता है। फिर आपको वो भी एक रास्ता दिखना शुरू हो जाता है कि यार लोग बहुत कुछ करते हैं, वो 3-4 चीज़ें ही नहीं है खाली। फिर मंडी हाउस में कुछ दोस्त बने, तब समझ में आया कि एक्टिंग क्या चीज़ होती है, फिल्में बनती कैसे हैं। मेकिंग बहुत देखता था फिल्मों की मैं, सेट मैक्स पे आती थी रात को 11 बजे, तो उसका वेट करता था मैं, एक दो घंटा वो देखता था मैं। तो अब मैंने अंदर एक्सेप्ट कर लिया था कि मुझे ये तो करना है, कैसे क्या नहीं पता। फिर एमबीए नोएडा से किया, एमिटी 125 हाँ जी। तो वही 125 में था 2012-14 तक। तब तक ठान चुका था, 2-4 बार हार्ट ब्रेक हुआ, होगा नहीं होगा, तो मुंबई आना है। एमिटी में फॉर्म भर दिया मैंने कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए। तो सब दोस्त भी बड़े खुश थे कि प्लेसमेंट सेंटर में एक लड़का कम हो गया। तो वो एक नया चेहरा दिखा मुझे पूरी क्लास का, यार ऐसे भी होता है क्या। क्योंकि अब सब मुझसे ना एक दूसरे की बातें करते थे आगे, जो सब एक लॉट लगता था ग्रुप। तो एक ग्रुप डायनामिक्स का एक नया मुझे नजरिया देखने को मिला कि अब मैं बाहर हट गया हूँ, अब मैं देखता हूँ ये कैसा दिखता है बाहर से। है ना 3 इडियट्स का डायलॉग कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन फर्स्ट आ जाए और दुख होता है। बिल्कुल वही सीन था। तो सबने बहुत पुश किया मुझे उस वक्त कि हाँ भाई जा, तो वेरी गुड। तो बैग उठाया, मैं घर पे बोला पुणे में जॉब लग गई है और मैं जा रहा हूँ। अच्छा, झूठ बोल दिया मैंने, क्योंकि उम्मीद नहीं थी मानेंगे किसी भी तरीके से। बहुत पैसा लगता है पढ़ाई में, और ख़ुद को भी गिल्ट होता है कि यार एमबीए में अच्छी खासी फीस होती है, अब जॉब करके वापस कमाने का टाइम है। अब मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे 5 साल पहले करना चाहिए था। तो जॉब लगनी इंपॉर्टेंट है कि मैं एटलीस्ट सैलरी पे तो आऊँ, पर वो लोकेशन चेंज करनी ज़रूरी है उसके लिए। तो फिर मैं मुंबई आ गया, मैंने जॉब की यहाँ पर। यहाँ क्या जॉब? मैं एचआर में था, तो एमबीए एचआर साइकोलॉजी में किया था, और ग्रेजुएशन भी। किस कंपनी में? यहाँ पे एक फ्रॉड सी कंपनी थी, तो बंद भी हो गई अब तो वो। और एक उसका रीज़न शायद मैं भी था कि काफ़ी मैंने कंप्लेंट्स डाल दी थी उन लोगों की, बहुत अनएथिकल प्रैक्टिसेस थी उनकी, पैसे वैसे खाते थे वो लोग। तो तब मेरा रिबेल और बढ़ गया था अंदर से कि यहाँ तो नहीं रहूँगा, मतलब ये दुनिया जीनी नहीं है मुझे कि लोगों के पैसे खाते हैं लोग झूठ बोल कर। यूएस से हम बात करते थे, H1B वीज़ाज़ लगाते थे। हाँ जी। तो जो वहाँ फंसे हुए हैं उनके ही पैसे फंसे हुए हैं ऐसा। तो मैं पर्सनल लेवल पे सबको मैसेज करता था कि आप मुझे पर्सनली बात करो, मैं आपको बताता हूँ करना क्या चाहिए आपको। और फिर मैं वहाँ से भाग गया, रेजिग्नेशन मैंने डाला। एचआर में था तो अपनी सैलरी डबल कर दी वहाँ पर कि अगली जॉब कभी लगानी हो तो ये सब करके निकल गया उधर से मैं। तो वो एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट था देखने के लिए कि दुनिया कितनी क्रूअल है। लोग बहुत मजबूर होते हैं, उनके पैसे खा के लोग बैठ जाते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लोग ग्रो कर रहे हैं, कंपनियां खोल के बैठे हैं। ये भी तो उस एक्सपीरियंस से ठान लिया था कि भाई मैं कॉर्पोरेट में तो नहीं आने वाला। फिर मैं घर पे बता दिया कि मुंबई में हूँ। हाँ, पुणे में नहीं हूँ, मुंबई में पूछने वाला था। तो पापा एकदम शॉक्ड हुए थोड़े। उन्होंने बोला कि पहले बोलता तो हम तुझे पढ़ाई भी उसी चीज़ की करवाते, अभी बोल रहे हो आप। 12th में बोलता ना, 2 थप्पड़ मार के बिठाते घर पे। ऐसा मेरा मानना था, हो सकता है ऐसा कुछ ना होता। हम सोचते ये मेरा अजम्पशन था, पापा मारेंगे, मम्मी मारेगी, हाँ, नाराज हो जाएंगे। हम लोग उतना सोच नहीं पाते हैं। आई थिंक हमारी जनरेशन थोड़ी सी ये है कि इतनी इजीली क्या एक्सेप्ट करेंगे। कि आजकल के बच्चे तो मतलब सीधा बोल देते हैं, जो बोल देते हैं कि हम तो नहीं करेंगे। अब पूछते नहीं, बता देते हैं। यस, एब्सोल्युटली। हमें लगता है कि हम एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाएंगे उनकी, कि उनका सपना है मैं कुछ और बनूं, और मैं कुछ और बनना चाहता हूं, तो शायद बुरा मान जाएंगे। और घर वालों के दिल तोड़ने से बड़ा क्राइम कुछ लगता नहीं है। तो दादा दादी मम्मी सब लोग परेशान तो हुए कि कैसे करेगा, पर उन्होंने कर ले 1-2 साल ट्राई। फिर मैं एडी लग गया यहाँ पे आके, तनुजा चंद्रा मैम के साथ एक फिल्म। पहली फिल्म सिल्वट Z5 पे है। उसमें मैं 8-9 महीने इन्वॉल्व था। तो वो मेरी स्कूलिंग है फिल्म मेकिंग की। वो फिल्म स्क्रैच से प्रीमियर तक थ्रू आउट इन्वॉल्व था, सीखा देखा।
फिर वो ख़त्म हुआ तो मैं कास्टिंग में लग गया, उसके बाद कुछ टाइम प्रोडक्शन किया, बिहाइंड द कैमरा 3 साल काम किया। और फिर एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ जिमनास्टिक्स करते हुए, तो मेरे दोनों पैर टूट गए थे। हाँ जी। ये कैसे हुआ था? 16 की बात है, मैं अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिमनास्टिक्स करता था मैं। ओके। तब था कि अब तो सीख लिया है मैंने बिहाइंड द कैमरा, अब तो स्टंट्स मारना है, हीरो बनना है। और नहीं उतनी फ्लेक्सिबिलिटी बची थी उस एज में, सीधा जिमनास्टिक्स शुरू कर दूँ उतनी नहीं थी। तो आगे फ्रंट रोल करते हुए ना, अपना समरसॉल्ट करते हुए मैट्रेस ख़त्म हो गया और मैं ऐसे ये पूरे मेरे दोनों एंकल्स मेरे पीछे टच हो गए थे, इतना फोल्ड हो गया था आपस में। तो दोनों नीज और दोनों एंकल टूट गए। फिर मैं 3-4 महीने बेड पे मेरठ में घर चला गया वापस। तब देखा कि यार 3 साल हो चुके हैं और सब दोस्त शादियाँ वादियाँ करके बच्चे पैदा कर चुके हैं, घर वर ले चुके हैं, जॉब चल रही है, सबकी दुनिया बदल चुकी है वहाँ पर। और मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मैं करता क्या हूँ, मेरा स्ट्रगल चल रहा है वहाँ मैं करता क्या हूँ ये भी नहीं बोल सकता। क्या बोलूँ उनको, कास्टिंग डायरेक्टर असिस्टेंट क्या होता है, एडी क्या होता है, उनको क्या पता, क्या प्रूव करूँ। गया था हीरो बनने। हाँ नहीं, क्योंकि गांव देहात में तो मोस्टली यही होता है कि भाई अगर हीरो है, हाँ, फिल्म में कौन सी पिक्चर में आ रहा है तू, बस जैसे टीवी चैनल में जो काम करते हैं, टीवी पे तो तू आता नहीं है उसमें और बड़े सारे लोग काम करते हैं। मैं काम करता था पहले, यार देखा तो नहीं तुम्हें कभी, यार झूठ बोलते हो क्या तुम कि वहाँ काम करते हो? मैंने कहा भाई कैमरे के पीछे भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो इस दौरान जो रहा, मतलब आप एडी रहे, खर्चा पानी निकल जाता था या घर वालों से लेना पड़ता था? उस 1 साल घर से लिया मैंने जब मैं एडी था। फिर जब मैं कास्टिंग में आया तो एक सैलरी इतनी थी कि मैं खर्चे निकाल सकता हूँ अपने, तब भी घर से लेता था ज़रूरत पड़ने पे, पर एक मंथली लेना बंद कर दिया था मैंने। कि सपोज मुझे पहले मैं 25,000 रुपये महीना ले रहा हूँ, तो 10 तक कर दिया, 8 तक कर दिया, 5 तक कर दिया, तो इतना फ़र्क पड़ गया था। तो जब मेरठ चले गए 3-4 महीने, फिर वापसी, घर वालों ने क्या कहा कि बेटा वो कुछ और देख ले या क्या? बहुत गंदा फेज था वो तो, मतलब क्योंकि अब मुझे लग रहा था कि अब मैं एक्टिंग शुरू करूँगा, कि इतना कुछ कर लिया है कैमरा के पीछे। नीरज का भी सर की वर्कशॉप कर चुका था मैं, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका था कि अब मैं तैयार हूँ शायद एक्टिंग करने के लिए। और सडनली ये हुआ, घर गया तो सबकी आंखों में ना थोड़ा सा ऐसा फील होता था मुझे, शायद गलत हो सकता हूँ, पर गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। जैसे रिश्तेदार आते थे, सब आते थे, तो तरस की नज़र से देखते थे बहुत ज़्यादा, बेचारा बर्बाद होने चला गया वहाँ पर, और बर्बाद होके आ गया, अब ये क्या करेगा। और तो बहुत अपने आप को लेकर बहुत गंदा फील होता था। नहीं, वो कि डिसीजन गलत हो गया। एक तो हम खुद में स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद में स्ट्रगल। दूसरा क्या होता है, सामने वाला उस नज़र से नहीं भी देख रहा ना, तो हमें लगता है यार ये कहीं वैसा तो नहीं देख रहा। हो सकता है 4 में से 2 देख रहे हो, 2 ना भी देख रहे हो, बट हम कहीं ना कहीं खुद में ये फील कर जाते हैं। फिर किस तरह से वापसी हुई? तो कुछ एक घर में मेरी किसी बात को लेके लड़ाई हुई थी, तो मम्मी आई, मैं बहुत रो रहा था, तो बहुत परेशान था, ऐसे मैं ऐसे मोटा हो गया था पूरा, खा खा के डिप्रेशन में खाया जा रहा था मैं कि क्या करूँगा अब लाइफ में। तो किसी बात को लेकर कोई बहस हुई होगी, तो मम्मी ने मुझे एक बात बोली थी कि अभी तू कुछ भी बोलेगा तू गलत ही है, जब तेरा कुछ काम होगा तब तू कुछ भी बोलेगा तू सही है। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट्स ऑल अबाउट आप लाइफ में कहाँ प्लेस्ड हो सोसाइटी की नज़र में। आपकी बात सही और गलत तभी तय की जाती है, जब तक आप कुछ कर नहीं रहे हो उनकी नज़रों में। आप फैक्चुअल बात भी बोलोगे ना, आप बेवकूफ़ दिखते हो, पर अगर आप कुछ कर रहे हो उसके बाद आप बेवकूफ़ी बात भी बोलोगे, वो फैक्ट लग जाता है। तो वो तब मुझे मम्मी ने बोला था, तब उनको बोला कि मैं आता हूँ वापस, 2 महीने जाता हूँ, क्योंकि मेरा रेंट का एग्रीमेंट ख़त्म होने वाला है, 2 महीने वापस रुक के आता हूँ, जितने भी ऑडिशंस हैं देता हूँ, और फिर मैं आ जाऊँगा। फिर जब 40 साल का होऊंगा तब तक कुछ काम करता हूँ, पैसे इकट्ठे करता हूँ, तब जाऊँगा 40-45। ये मैंने सोच लिया था कि अगले 20 साल मेरठ दिल्ली रहूँगा, फिर वापस आऊँगा। तो जो उन 2 महीने के लिए वापस आया मैं, आके मैंने जहाँ मैं कास्टिंग में काम करता था, कविश, उनको मैंने कॉल किया कि यार जो भी ऑडिशन चल रहा है ना मुझे बता दो, मुझे खाली कैमरा फेस करना है, मैं 3-4 महीने से ना बड़ी अजीब हालत में हूँ। तो वो तब कहीं मनाली में थे, उन्होंने कहा तो ऑफिस चला जा, एक कोई ऑडिशन चल तो रहा है, रात को 10 बजे सबका ख़त्म हो जाएगा तब चले जाना। तो मैं रात को गया 10 बजे, उसने मतलब एक स्क्रिप्ट दी मुझे, पकड़ाई असिस्टेंट ने, तो मेरा जूनियर था वो, उसने कहा भैया आप ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है, जैकेट पहनी, और मैंने ऑडिशन बोल दिया खाली, मतलब मैं तैयार भी नहीं था, मैंने खाली बोल दिया कि चलो यार, मैंने कैमरा फेस कर लिया। मैं रात को लॉक हो गया स्टार प्लस के शो के लिए उस ऑडिशन से। सीधा रात को 1 बजे कॉल आया कि बहुत अर्जेंट कास्टिंग थी और ये क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा किसी को भी।
अगले 2 दिन में बनारस में था मैं, और चक्रव्यूह के लिए शूट कर रहा था, मेरा पहला शो था। क्या मतलब रात 10 बजे किस्मत बदल गई? हाँ, सब कुछ एक ही रात सब कुछ चेंज हो गया। और मैं प्रिपेयर्ड नहीं था उसके लिए, ना ही डिजर्विंग था उस वक्त, ना ही स्किल सेट थे मेरे पास वैसे, पर वो हो गया। अगले 3-4 महीने और डिफिकल्ट हो गए क्योंकि बहुत कुछ प्रूव करने की बात आ गई, और अपने आप से लड़ाई और बढ़ गई कि अब नहीं तो कब। तो वो 1 साल जो था ना, वो चोट लगने से लेकर चक्रव्यूह मिलने से चक्रव्यूह खत्म होने तक मेरा लाइफ का ट्रांजिशनिंग फेज एज अ पर्सन वो था जिसने मेरी लड़ाई काफ़ी ख़त्म की मेरे जो खुद से थी इतने सालों से। उस 1 साल ने बहुत कुछ सिखाया। देन जर्नी कैसे आगे बढ़ी? फिर वो शो क्योंकि स्टार प्लस पे था, प्राइम टाइम था, तो एक ऑडियंस मिल जाती है। राइट। और वो चैनल प्राइम चैनल माना जाता है टीवी में, स्टार प्लस। मतलब हाँ जी। तो फिर वहाँ से एक रिस्पेक्ट टेलीविजन में बन गई थी, क्योंकि जो स्टार कास्ट भी मेरे साथ थी, जिस तरह का शो था, बहुत रिस्पेक्ट मिला था शो को। तो अगला शो मनमोहिनी मुझे सीधा वहीं से मिल गया था। उन्होंने कॉल किया कि तो संजोत मैम के शो में है, आई वांट, प्रतीक भाई का फ़ोन आया था, तो मनमोहिनी मिला। फिर वहाँ से वो चला 1-1.5 साल, फिर बेहद 2 किया, फिर कोविड हो गया, फिर कोविड की लाइफ चली सबकी। फिर इस बीच मैंने एक ट्रैवल शो शूट कर लिया था, खुद ही प्रोड्यूस किया था। एक मन था कि यार देखते हैं, क्योंकि बिहाइंड द कैमरा काम कर लिया था तो कीड़ा आ गया था कि बनाना है अपना कुछ। वो एपिक पे आया कोविड के टाइम पे। फिर शादी भी हो गई थी इस बीच मेरी, और कोविड के बाद मैंने किया, कोविड के दौरान ही मैंने किया इश्क में मर जामा 2। कोविड के बाद किया झुकी झुकी सी नज़र, वो मेरा लास्ट शो था टीवी पर, 2022 में आया था। फिर सफ़रनामा 2 शूट किया हमने, वो अभी बन के रखा हुआ है, निकले हुए बेचने उसको, देखते हैं क्या होगा। कुल मैंने देखी। हाँ जी। आई थिंक हम तभी कनेक्ट हुए जी। तो कुल में मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, और जिस तरह का किरदार था। हाँ जी, पुलिस वाले का, भगवान शरद रामटे के, आपको याद है यार? तो मतलब आई थिंक वो मैंने रिव्यू भी किया था, तो मैंने डायलॉग भी बोला था आपका। हाँ जी, हाँ जी। अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा वो, बट थैंक यू, सच में मुझे बहुत स्पेशल फील हुआ। वेरी गुड डायलॉग। तो वो मतलब होता क्या है कि अब पूरी वेब सीरीज देखते हो ना, तो मेरी आदत क्या है कि मुझे जो बंदा बहुत इम्प्रेसिव लगता है ना, उसका चाहे एक सीन हो, फिर मैं उसके बारे में सर्च करता हूँ कि भाई इसका नाम क्या है, एंड आई मेक श्योर दैट आई मेंशन दैट पर्सन इन माय रिव्यू। थैंक यू फॉर कई बार वो लोग देखते हैं, कई बार उन तक पहुंचता है, कई बार ऐसा होता है कि मान लो मैंने किसी की तारीफ 2 साल पहले की थी, वो बंदा मुझे आज मिला, ठीक है, तो फिर वो 2 साल पुराना वीडियो देखता है, तो अरे यार ये तुमको पता नहीं था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं OTT एक ऐसा स्पेस है ना जहाँ पे बहुत सारा टैलेंट है जी। और आप 2 सीन में भी, 3 सीन में भी, आप अगर 6 एपिसोड हैं, आप 2 एपिसोड में भी हो ना, आप अपना मार्क छोड़ देते हो जी। उसमें। मुझे देख के आपको ऐसा लगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, जबकि रियल में तो आई थिंक आप बहुत सॉफ्ट हो, जो बहुत ज्यादा तो उसमें तो एकदम ऐसा किरदार था ना, तोड़ो फोड़ो टाइप का पुलिस वाला, जो कि मतलब हम फिल्मों में देखते हैं, जो सिंघम दबंग टाइप वाला, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट। वो कैसे मिला था किरदार आपको? तो झुकी झुकी सी नज़र तक हम पहुंचे थे, वहाँ से फिर डिसीजन लिया था कि अब टाइम आ गया, थोड़ा पैसे वैसे इकट्ठे हो गए हैं, थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई है, अब ट्रांजिशन लेता हूँ। तो फिर टीवी को ना करना शुरू किया। ना तो नहीं कर सकते, पर और तरह का काम देखना शुरू किया, वेबकॉर फिल्मों का। बहुत दुख होता था वहाँ पे काम मना करते हुए, क्योंकि वहाँ पे एक इज्जत है और एक फ्लो बना हुआ है, पैसा है, तो गलत तो नहीं कर रहा हूँ, वापस से कहीं जो कुछ किया धरा है सब वापस ना पहुँच जाए जीरो पे। तो वो तो एक रिस्क था। तो ये ऑडिशनिंग प्रोसेस ना थोड़ा टाइम बाद शुरू हो पाया, क्योंकि आप वेब और फिल्मों के कास्टिंग वालों में आप पता ही नहीं है कि आप काम करना चाहते हो वहाँ पर, और वो आपको एज एन एक्टर भी एक अलग नज़र से देखते हैं कि ये टीवी करता है। तो वो तोड़ने में मुझे 1 साल निकल गया, क्योंकि एक ऑडिशन आया, फिर 2 महीने में दूसरा ऑडिशन आया, करते करते। इसी बीच में ऑडिशन जब बढ़ने शुरू हुए तो कुल का ऑडिशन आया मेरे पास, तरुण कास्टिंग डायरेक्टर का, कि उसने बोला भाई ऐसे ऐसे आप करोगे? मैं भाई भाग के करूँगा, वेब सीरीज़ है, जो बताओ मुझे, जो भी काम है। तो ऑडिशन किया मैंने, उनको पसंद आया और कैरेक्टर मतलब पसंद आया, फिर रीडिंग वगैरह हुई, अच्छा हो गया, लॉक भी हो गया, और कास्ट ये है, अच्छा मतलब शिट यार, टीवी से वेब सीरीज़ में आ रहा हूँ और कास्ट वो है जो फिल्में और वेब सीरीज़ ही करते हैं, तो उनमें इंक्लूड हो गया, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मिल गया, तो एक सेंस ऑफ वैलिडेशन तो होती है उसमें कि कुछ तो शायद 1-1.5 साल में सही किया होगा कि ये मिला। और जैसे आपने शो के बारे में तारीफ की, शो को रिव्यू किया, मेंशन किया, वो विक्ट्री लगती है। और मैं वही आपको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप अगर आप ऐसा करते हैं ना, एक इंसान की लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो जाता है उससे, एक बहुत मोटिवेशन मिलती है और वैलिडेशन मिलती है।
और खुशी होती है कि यार काम पहुंचा है वहाँ तक। बिल्कुल, मुझे लगता है अच्छा काम अगर है, क्योंकि एक महमूद साहब ने जो लेजेंडरी कॉमेडियन रहे, तो उन्होंने एक बात कही थी एक बार एक शो में कि आर्टिस्ट की सबसे बड़ी खुराक होती है तारीफ। जी जी, कि कुछ भी कर लो। अब आप, उन्होंने बच्चन साहब को एक गाने पे नचवाया, देखा ना हाय रे सोचा ना, तो बच्चन साहब नाच नहीं पा रहे थे। हाँ जी, उन्होंने सबसे कहा कि अब ये लंबू जैसा भी नाचे हाँ जी, तो तुम सबको वाह वाह करना। हाँ, तो वो नाचे, सब वाह 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 वाह, उसके बाद शुरू हो गए, पूरा डांस हो गया, गाना शूट हो गया। फिर महमूद साहब ने कहा कि वो जो शुरू वाला तुम्हें वाह वाह किया था ना, वो बहुत घटिया था, वो दोबारा करो। हाँ। तो फिर उन्होंने एक बात बोली कि कलाकार की सबसे बड़ी खुराक जो है वो तारीफ होती है। आई थिंक ये मैंने बड़े सारे जो पुराने आर्टिस्ट मिलते हैं ना, तो उनका जब कई बार इंटरव्यू करो, यार तूने मेरा डायलॉग तो सुना नहीं यार, दे वांट कि, क्योंकि जब आप इतना काम करते हो तो आप चाहते हो कि यार उसको मतलब लोग अप्रिशिएट करते रहें। और सर काम से ज़्यादा ना रिटर्न यही है, जैसे पढ़ाई का रिटर्न है कि एक परसेंटेज में मार्क्स आते हैं आपके, तो आप मार्क्स ही चाहते हो, आपको फिर फर्क नहीं पड़ता कि बहुत मेहनत करता है, कोई मार्क्स आ गए तो सब ठीक है। सिमिलरली अगर आप जॉब करते हो कि आप सैलरी आपका मोटिव है, जो इंसान सैलरी के लिए, उसकी जब सैलरी आती है उसको वैलिडेशन मिलती है। अपने पास कोई वैलिडेशन है नहीं ऐसी, मतलब मुझे नहीं पता कौन बुराइयां कर रहा है पर पैसे तो मैं कमा रहा हूँ, तो पैसा खाली खर्चे के लिए होता है, दिमाग कहीं ना कहीं चल ही रहा होता है, आप ढूंढ ही रहे होते हो कि मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ में, ये तो पैसा है ठीक है। तो ये हो जाता है टाइम के साथ, इनिशियली लगता है कि यार पैसा तो आ रहा है ना ठीक है, पर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आपको उसका महत्व कम हो जाता है कि ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पैसा आना बहुत ज़रूरी है, पर मैं कर क्या रहा हूँ, कोई बताओ यार मैं कर क्या रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, बुरा, कोई बताओ तो सही, और सच तो बोलो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ अच्छा अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग बहुत बुरा बुरा बोलेंगे एक ही चीज़ के लिए, तो सच बोल कौन रहा है? तो दिमाग बहुत कंफ्यूज स्टेट में रहता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं किस तरफ जा रहा हूँ लाइफ में, क्या ये सही है, क्या ये मैं इंसान यही हूँ, क्या मैं एक्टर ऐसा ही हूँ, क्या मेरे डिसीजन सही हैं, क्या मेरी जर्नी सही है, क्या सब कुछ छोड़ दूँ? तो ये विडंबना तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर आर्टिस्ट के मन में चलती रहती है हर बात। तो 120 बहादुर कब मिली, मतलब कुल के बाद मिली या कुल करते हुए मिली? अच्छा, कुल करते कैसे, हाउ दे कनेक्टेड टू यू? तो सर कुल के लिए मैंने मूछें रखी हुई थी। हाँ, तो उसमें एक लुक चल रहा था मेरा 1-2 महीना, तो एक ऑडिशन आया कास्टिंग पे से कि आर्मी रोल है, फिल्म नहीं बताई कौन सी है, बड़ी फिल्म है, अच्छा कैरेक्टर है। तो मुझे पता था कि मैं ऑडिशन दे के आऊँगा, होगा नहीं, वो दिमाग में आ चुका था कि दे रहा हूँ 2-3 साल से, फिल्मों में तो होता नहीं है, जुगाड़ से होता है, मन में यही था। तो गया ऑडिशन देने, तो खुले मन से गया था। अब तब तक मैंने ना ऑडिशन को सीन बोलना शुरू कर दिया था कि आज मैं जा रहा हूँ सीन करने, ऑडिशन वर्ड ही दिमाग से हटा दिया था मैंने, क्योंकि और ज़्यादा काम चल नहीं रहा टीवी की तरह, आज के सीन वो हैं, बस पैसे नहीं मिलेंगे। तो 2 सीन थे, तैयार किए अच्छे से, मूछें रखी हुई थी, और जाट वाला उसमें लहजा लाना थोड़ा बहुत, तो मैं गया, मैं तैयार होकर पहुँचा उधर, कि ये दोनों सीन बहुत मज़े करके आया उधर सीन्स में मैं, और खुश हुआ कि यार मज़ा आ गया। अगले दिन उनका 1-2 दिन में कॉल आया कि भाई शॉर्टलिस्टेड हो आप, तब उन्होंने बताया कि एक्सेल फिल्म बना रहा है, बैटल ऑफ रजांगला पे बेस्ड है, मेजर शैतान सिंह की कहानी है और उनके फौजियों की। तो अब धक्का लगा, क्या अच्छा हुआ पहले नहीं बताया, बताते तो मैं तैयारी करके आता उनको इम्प्रेस करने की, नहीं पता था तो मैं मज़े करके आया, परफॉर्म करके आया। वो हुआ, तब तक कुल का शूट शुरू हो गया था, तो वहाँ से मेरी वीडियो कॉल पे मीटिंग हुई, मैं आ नहीं पाया था, होते होते सर लॉक हो गया। फिर उसमें फिर स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने फिल्म की, तब समझ में आया, वो डर भी था कि कैरेक्टर कैसा होगा, मैं होऊंगा या नहीं। आई थिंक आपको उन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किया। जी जी जी, मैंने फिल्म देखी तो मुझे लगा कि देव यूज्ड यू वेरी नाइसली। यस यस, आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक आपका कैरेक्टर जस्टिफाइड है, और वो जैसा आपने कहा कि पहले जवान के किरदार में है जो शहीद होता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ वो चीज़ दिमाग में ऑडियंस के रह जाती है जी कि अच्छा वो है। तो आई थिंक देव यूज्ड यू नाइसली। तो ये इससे पहले भी 2 फिल्में शायद आपने की हैं। हाँ जी जी, बट आई थिंक ये शायद पहली बड़ी फिल्म है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहली बड़ी फिल्म है जिसमें आप एक इम्पॉर्टेंट कहानी में खुद को जो है स्क्रीन पे। जी जी। तो जब आपने देखी स्क्रीनिंग में, तो खुद क्या फीलिंग रही, साथ में कौन था? सारे घर के लोग थे, मतलब मेरा छोटा भाई आया हुआ था, वाइफ, मेरा साला, बहुत क्लोज फ्रेंड्स जो यहाँ पे हैं 3-4, हम 5-6 लोग थे। और
पहले मतलब मैडम ड्राइवर एक फिल्म आई थी मेरी, तो फेस्टिवल्स में बड़ी स्क्रीन पे देख चुका था, पर कुछ अलग हो रहा था। मतलब पूरी लाइफ दिमाग में घूम रही थी यार, 15-16 साल हो गए हैं, चारों तरफ मैं नीचे सबसे ऊपर बैठा हुआ था, तो मैं देख रहा था लोगों को ऐसे कि अपनी फिल्म है, ये एक फिल्म है जो रिलीज होने वाली है पूरी दुनिया में, और एक बहुत बड़ी कहानी है, और उन लोगों के साथ है जिनके काम को मैं मानता आया हूँ शुरू से। क्यों, तो फिर बस अपने आप से ही बातें हो रही थी कि जादू हो गया, ऐसी फीलिंग आ रही थी। जब फिल्म शुरू हुई तो वो एक्सेल का जो लोगो आता है बन के, तो पेट ऐसे टाइट हो गया, भाई का हाथ पकड़ लिया मैंने, आंसू निकलने शुरू हो गए थे कि इट्स हैपनिंग। और बहुत सच्चाई से बनाई हुई फिल्म है, और हम लोगों ने ना उसमें दिलो जान फूका हुआ है, तो वो शुरू हो गया था। क्योंकि हमने सबने पहली बार देखी फिल्म, उससे पहले हमने कोई कट नहीं देखा था उसका। उसके बाद से लेकर पहला आधा घंटा मेरी आंखें धुंधली थी, मैं कोशिश कर रहा था फोकस करने की, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक एक करके सीन निकले जा रहा है। तब थोड़ा जब गाना आया ना, तो थोड़ा सेटल डाउन हुआ कि फिल्म शुरू हो चुकी है, फिल्म देख रहा हूँ। और मेरी डेथ के बाद एक्शन है पूरा, तो वो मैंने शूटिंग नहीं देखी थी, तो मेरे लिए वो फ्रेश था। तो मुझे नहीं पता था उन लोगों ने क्या किया है, क्या कमाल किया, क्या काम किया, क्या एक्शन सीन्स दिए, सब ज़बरदस्त। एंड आते आते फिर फरहान सर वगैरह सब लोग वहीं पे थे, सब बहुत इमोशनल थे, चिपके हुए थे एक दूसरे, सब लोग छोड़ ही नहीं पा रहे थे एक दूसरे को, तो बहुत मैजिकल फीलिंग थी। लगा कि मतलब मेरठ से जो सपना देख के आया था, फिर जब वापस गया जी, चोट लग गई थी, लोग सब देख रहे थे, सब दिमाग में आ गया था कि ये तो मतलब बर्बाद होके वापस आ गया। तो कहीं ना कहीं वो लगा कि चलो यार कुछ तो अचीव किया, बहुत कुछ नहीं लेकिन कुछ तो अचीव, क्योंकि अभी देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। आई थिंक अभी तो मैं कहूँगा कि शुरुआत ही हो रही है, अभी तो शुरुआत है, बट स्टिल एक होता है कि क्योंकि एक्टर्स की जिंदगी ऐसी होती है, कई बार शुरुआत ही 20 साल बाद होती है। जी बिल्कुल, शुरुआत ही 15 बड़े एक्टर्स, डेफिनेटली इरफान साहब को मौका 15 साल बाद जाके हाँ जी। कुछ एक्टर्स तो ऐसे हैं जो हॉलीवुड में मौका मिल गया था, इरफान साहब को ऐसे ही था, हॉलीवुड में मौका मिला तब जाके यहाँ वालों को समझ में आया कि भाई ये तो बढ़िया एक्टर है। हाँ जी। तो वो कहीं ना कहीं एक पर्सन सेटिस्फेक्शन महसूस हुई। पहले ना, अब से 7-8 साल पहले मैं रिवेंज मोड पे था, मेरा सोल मोटिव होता था कि वहां बदला लेना है मुझे, जो झेला है ना इतने साल जब तक काम नहीं था, तो वो बदला लेने का मेरा मोटिव होता था कि मैं देखना चाहता हूँ वो कैसा फील कर रहे हैं। अब मुझे बस सिर्फ थैंक यू निकलता रहता है अंदर से हर एक चीज़ के लिए, कि लाइफ में जो कुछ हुआ, जैसे भी लोग हैं, जैसे भी आए और गए, अच्छा बुरा जो कुछ भी लाइफ में हुआ ना, हर एक चीज़ के लिए, हर एक काम के लिए, हर एक इंसान के लिए, हर एक दोस्त के लिए, परिवार के लिए, अब थैंक यू के अलावा कुछ निकलता नहीं है। पिछले 2-3 साल से मैं ऐसा हो गया हूँ कि अब जो भी होता है लगता है कि किसी रीज़न से हो रहा है, और एंड में सब ठीक ही हो जाता है। बिल्कुल। तो उसी पे ही अब मैं जीता हूँ। अब एक ट्रांजिशन में हूँ कम्प्लीटली, पहुँचने वाला हूँ, शुरू कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, वो निकलता जा रहा है धीरे धीरे, चलते जा रहा हूँ, बस ऐसी फीलिंग, उसमें मज़ा आता है, उसमें मज़ा बहुत आता है कि यार चलते जा रहे हैं। तो अब आगे क्या क्या पड़ाव हैं जो आप शेयर करना चाहें, कर सकें, अलाउड हो? जी बिल्कुल। कहाँ आपको देखने वाले हैं? एक इंडिपेंडेंट फिल्म है, उसका पहले नाम बर्फ था, पर वो शायद टाइटल चेंज होगा। मनोज गौतम डायरेक्टर हैं उसके, और काफ़ी दिल से बनाई है फिल्म है, प्यारी सी फिल्म है। वो आने के चांसेस हैं जल्दी, क्योंकि फिल्म कंप्लीट हो चुकी है। कैसे कहाँ आएगी वो मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है। और अभी एक शूट कर रहा हूँ भोपाल में, रितेश शाह जो राइटर हैं, उन्हीं का एक शो है, उस पर काम चल रहा है। वेब शो है, हाँ जी। आपको बहुत मज़ा आएगा वो देख के, आपके फ्लेवर का शो है। हाँ जी, आपके फ्लेवर का शो है, और उसका शूट अभी शुरू हुआ है लास्ट वीक, तो मैं उसमें अभी काम कर रहा हूँ। हाँ जी, तो इंतजार रहेगा उसका भी। जी। मेरा तो खैर फ्लेवर ऐसा है कि अच्छा कंटेंट भाई, आपको मज़ा आएगा, मुझे पता भी हो, मतलब आई तो वॉच एवरी काइंड ऑफ मलयालम, तेलुगु, ये सब देखता हूं, मैं फॉलो करता हूं आपका सारे रिव्यूज। तो मुझे लगता है कि अच्छा कंटेंट जहां भी है, दैट शुड बी टॉक्ड अबाउट, दैट शुड बी प्रमोटेड। और मतलब मुझे लगता है कि हम जर्नलिस्ट हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि यार अगर बुरे को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो अच्छे की तारीफ भी होनी चाहिए, और हर हाल में होनी चाहिए। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच। And personally, I loved your work in 120 बहादुर, and I wish you all the very best. And I hope कि आपका किरदार लोगों को खूब पसंद आए, और आगे कहीं ना कहीं और रास्ते खुलें। जी, यही उम्मीद है। जी, थैंक यू। मिलते हैं जल्द, फिर अगली बार जब वो वेब सीरीज आएगी तब फिर बैठेंगे, तब उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।